आज की क्लास में हम जो हमारा सिलेबस है आपने देखा ही होगा। उसका जो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था हमारा फिलोसफी एंड एजुकेशन, दर्शन एवं शिक्षा। सेकंड पॉइंट था रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, दर्शन एवं शिक्षा में संबंध। ये हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस 3 क्लासेस में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके सामने लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलोसफीज। ठीक है, विविध जो फिलोसफीज हैं, दर्शन हैं, उनका योगदान। तो दर्शनों का योगदान अब हमने पढ़ना है आज से। तो लगभग आने वाली 4 से 5 क्लासेस हमारी इसी पर रहेंगी। तो वन बाय वन हम नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन सिस्टम वो कैसा होना चाहिए, यानी प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होगी। देन प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन, यानी प्रयोजनवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा कैसी होगी। देन आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन, यानी आदर्शवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा कैसी होगी। एंड फिर रियलिज्म यानी यथार्थवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा कैसी होगी। ठीक, तो चलते हैं। ये तो स्टेटमेंट आप लोगों के लिए नोट्स के लिए है, तो आपने ये पढ़ लिया होगा, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा। पूर्वगत सत्र में हम शिक्षा और दर्शन, शिक्षा दर्शन के बीच संबंध पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हमने सर्वप्रथम शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा को समझा था। जो पहले क्लासेस हुई थी ना, उसमें हमने कि व्हाट इज एजुकेशन एंड व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, सिमिलर है ना। एंड सिमिलरली व्हाट इज फिलोसफी एंड व्हाट इज द की कंसेप्ट ऑफ फिलोसफी, सम डेफिनेशंस, है ना। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। साथ ही साथ दर्शन की जो तत्व मीमांसा है, जिसको हम मेटाफिजिक्स बोलते हैं ना, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस की थी। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड वैल्यूज, यानी कि एक्सियोलॉजी बोलते हैं। देखो, एक्सियोलॉजी को ही हम वैल्यूज भी कह देते हैं। ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इनका रिलेशन जो है वो उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम ऑफ एजुकेशन, देन विधियां यानी मेथड्स ऑफ एजुकेशन, एंड देन अनुशासन यानी डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन। इनके साथ हम डिस्कस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने इससे पहले क्लासेस अगर नहीं किसी कारण से की हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके ग्रुप में हैं, आप उनको देखिए, अच्छे से समझिए। और अगर फिर भी कुछ नहीं है समझ में आ रहा है, या कुछ भी पॉइंट पूछना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 डाउट क्लियरेंस का सेशन भी हमारा रहता ही है, आप लोगों को पता ही है। आप अगर किसी एक को समझ में नहीं आ रहा, तो अभी फोन करिए आप क्लास के बाद और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, अब अलग अलग दार्शनिक विचारधारा, वो दार्शनिक विचारधाराएं कौन कौन सी हैं अभी अभी बताया था आपको मैंने, है ना। प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, आदर्शवाद और यथार्थवाद। तो उनका शिक्षा में योगदान क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी विचारधाराएं हैं, मैंने बोला ही था, लेकिन जो उत्तराखंड एलटी का हमारा जो सिलेबस है नया जो अभी आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद के सिद्धांतों को समझना है। और वो सिद्धांत समझने के बाद फिर अब उन सिद्धांत के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी ये जानेंगे, है ना। एंड तो मूविंग फॉरवर्ड इन दिस सीक्वेंस, वी विल नाउ try to know the contribution of different philosophies, the philosophical ideologies in education, you know, for which proper discussion on presented topic becomes a very necessary. And on the basis of the new syllabus, okay, according to new syllabus of Uttarakhand LT, we will only try to understand the principles of naturalism, pragmatism, idealism and realism। ठीक है, क्योंकि बाकी तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो उनको हमने पढ़ना भी नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी अच्छी फिलोसफीज भी हैं इसके अलावा, कभी समय मिले तो उनको जरूर पढ़िएगा, लेकिन अभी नहीं पढ़िएगा। कभी कभी होता है कि हमको कोई, हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो हमको एक बोलते हैं ना कि एडिक्शन लग जाता है, तो हम वही पढ़ने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, भटकना नहीं है। सिलेबस से बिल्कुल भी आपने दूसरी तरफ नहीं जाना है, सिलेबस में ही रहना है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैम आप कोई बोल रहे थे कि शायद ना पूंजीवाद समझा दीजिएगा, तो मैंने तब भी यही कहा था कि पर्सनली आपको जानना है तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्लास में डिस्कशन उसका नहीं करेंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए चलते हैं प्रकृतिवाद की तरफ। सारे ही जो वाद हैं, सारे ही जो दर्शन हैं, वो कुछ इस तरीके से ही प्रेजेंटेड रहेंगे आपके सामने। नेचुरलिज्म, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेचुरलिज्म का जो आइडिया है ये दिया किसने। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे बुक्स में, तो नेचुरलिज्म कोई नया
कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। अगर आप लोग थोड़ा सा इतिहास जानते हो, पढ़ा हो आपने, तो हमारे भारतवर्ष में 1500 ईस्वी से भी पहले, है ना, जो गुरुकुल सिस्टम चल रहा था, उस गुरुकुल सिस्टम में अगर आप स्कूल का फॉर्मेशन देखेंगे, विद्यालय का स्वरूप देखेंगे, तो वो कुछ वैसा ही है जैसा प्रकृतिवादी विचारधारा बताती है। राइट, तो इसका मतलब ये तो प्रकृतिवाद पहले से ही चल रहा है। इसके साथ साथ अगर और आप वेस्टर्न फिलोसफीज की तरफ जाए, तो वहां पर ये बताया जाता है कि जो प्लेटो के एक गुरु हैं, मतलब है ना, टीचर हैं, सुकरात, नाम सुना होगा ये आपने, उनके भी गुरु हैं थेल्स। वो थेल्स भी जो हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रकृतिवादी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं, है ना। और इसको नेचुरलिज्म को नाम तो नहीं दिया उन्होंने नेचुरलिज्म, बट बातें जो उनकी हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उसमें नेचुरलिज्म के कंसेप्ट देखे जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जो ये रूसो है, इसने या इन्होंने पहली बार नेचुरलिज्म का कंसेप्ट दिया। कंसेप्ट तो बहुत पहले से आ चुका था, बट इन्होंने उसको क्या किया, समेटा, या उसको इंटीग्रेट किया आइडियाज में, और एक पर्टिकुलर वे में उसको प्रेजेंट किया सबके सामने। ठीक है, तो पहला तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन स्पेशली, तो शिक्षा के क्षेत्र में रूसो लेकर के आए इनको। इससे पहले जो विचार आए थे नेचुरलिज्म के, वो प्योर नेचुरलिज्म था, उसका एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन या फिर इम्पैक्ट किसी ने डिस्कस किया ही नहीं। ठीक, तो एजुकेशन के फील्ड में तो रूसो ही लेकर के इसको आए, इसलिए रूसो को हम कहते हैं कि ही इज द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म इज एजुकेशन, इन एजुकेशन। साथ ही प्रकृतिवाद के समर्थक अन्य दार्शनिक कौन कौन है। अब देखो, जो रूसो हैं, ये तो 17th सेंचुरी के हैं, कि आप लोगों को पता ही होगा, जो रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, उस फ्रांसीसी क्रांति में रूसो एक बहुत बड़े फैक्टर के फॉर्म में थे। इनकी कुछ बुक्स थी जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उनका बहुत बड़ा रोल था उस क्रांति में। ठीक है, तो ये उस समय के हैं। और इनसे भी पहले पैदा हुए कॉम्टे हैं, बेकन हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर के अगर कोई आप में से हैं तो आपको पता होगा कि बेकन जो है वो 13th सेंचुरी के आसपास के हैं, है ना। पढ़ा होता है आप लोगों ने, रिनोन नेम है। ठीक है, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इनके क्या बोलते हैं, एसेज बहुत फेमस रहते हैं। तो ये रूसो से 300 साल या 400 साल पहले के हैं। तो कॉम्टे हैं, बेकन हैं, हॉब्स हैं, डार्विन है, डार्विन तो और भी पुराने हैं। ठीक है, लेमार्क हैं, है ना। ये सब के सब रूसो से भी पहले आ चुके हैं, और इन सब के जो थॉट्स हैं वो भी देखा जाए तो प्रकृतिवादी थॉट्स ही कहलाते हैं। नेचुरलिस्ट आइडियाज इनके दिए इन्होंने। वॉल्टेयर जो है ये रूसो के सहगामी रहे हैं, या कहें कि इनके समकालिक हैं, इनके साथ के ही हैं, सीनियर हैं भले ही इनसे, बट जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें इनका भी बहुत बड़ा रोल था, ये बहुत बड़े लीडर थे उसमें। तो इनके आइडियाज भी कहीं ना कहीं थोड़े से नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट का मतलब क्या है, वॉल्टेयर का मतलब ये था कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी बहुत बेकार है। क्योंकि उस समय तक जो सोसाइटी थी वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पर ऑटोक्रेसी थी। तो ऑटोक्रेसी को ही फेवर नहीं करते थे, क्योंकि तब फ्रांस में क्या होता था ना, फ्रांस में या यूरोप में या कहीं पूरे वर्ल्ड में, जो निचला तबका है, जैसे मजदूर है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, और जो महिलाएं हैं, उनको किसी भी तरीके से वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए वो कहते थे कि समाज के जो नियम है वो अच्छे नहीं है, क्योंकि वो सबको समान रूप से नहीं देख रहे हैं। देयर इज नो इक्वलिटी इन सोसाइटी, दैट इज वाई दिस सोसाइटी इज नॉट गुड, है ना। ये इनका स्टेटमेंट था, ऐसा ही बोलते थे। तो उस आधार पे कहते हैं कि ये भी थोड़ा सा नेचुरलिस्ट ही थे। लेकिन इसके बाद आया आपके रूसो, जिन्होंने नेचुरलिज्म को बहुत ज्यादा कह सकते हैं, एक प्रकार से हाइक में लेकर के आए, या फिर बहुत फेमस करा दिया। स्पेंसर, हक्सले, बर्नार्ड शॉ, सैमुअल बटलर, ये सब क्या है, ये फिर बात के हैं, ये भी फॉलोअर्स। तो अब आप यहां पर याद रखें कि कॉम्टे, बेकन, हॉब्स, डार्विन, लैंडमार्क लेमार्क सॉरी, है ना, वॉल्टियर, स्पेंसर, हक्सले, बर्नार्ड शॉ एंड सैमुअल बटलर, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरलिस्ट हैं या फिर प्रकृतिवादी हैं। कल की डेट में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन एक प्रकृतिवादी विचारक नहीं है, विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट अ नेचुरलिस्ट थिंकर। तो आप देखेंगे कि ये अगर हैं तो इट मीन्स ये तो नेचुरलिस्ट हैं, इनके अलावा कोई और नाम आता है तो मे बी वो हो सकता है नेचुरलिस्ट ना हो। साथ ही साथ हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो भी प्रकृतिवादी ही हैं। ठीक है, वो भी नेचुरलिस्ट हैं। ठीक, वो जब
हम पढ़ेंगे प्रकृति, वो करते हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को पढ़ेंगे, वो आपके में है सिलेबस में, तो वहां पर बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है? प्लीज बताइएगा थोड़ा सा। यस सर। तो यस सर। इसके बाद जो भी यस सर। नोट्स यस आपके पास सर। आएंगे, उन नोट्स में सबसे पहले मैं किसने दिया है और उसके फॉलोअर कौन ही, ऐसा ही आपके सामने लिखूंगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। ये ठीक है ना? अगर कुछ दिक्कत होगी तो बताइएगा, हाँ फीडबैक दीजिएगा, मैं नोट्स उसके अकॉर्डिंग ही फिर अपने बना लूंगा। जैसा आपको समझ में आए वैसे ही नोट्स बनाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि जैसा मुझे इजी लग रहा है वैसा बनाऊं। अब हम बढ़ते हैं, प्रकृतिवाद है क्या एक्चुअली। तो कल परसों 2 दिन डिस्कशन किया हमने दर्शन में, और मैंने एग्जाम्पल में भी आपको प्रकृतिवाद का ही एग्जाम्पल दिया, तो वहां से काफी कुछ क्लियर ऑलरेडी हो चुका होगा। फिर भी प्रकृतिवाद में प्रकृति को इस ब्रह्मांड का मूल तत्व, तत्व मतलब मेटाफिजिक्स, तो प्रकृतिवाद का तत्व क्या है? प्रकृति है। तो नेचर इज द की एलिमेंट और फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ नेचुरलिज्म। तो मेटाफिजिक्स ऑफ नेचुरलिज्म इज नेचर, नेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी व्यक्ति, जीव, इनकी प्रकृति, कि इनका व्यवहार कैसा है, ये क्या करते हैं, ये भी एक प्रकृति ही होती है ना। और दूसरा नेचर ऑफ अ मैटर, मैटर मतलब जो नॉन लिविंग है, जैसे सोना है, तो जो गोल्ड है, गोल्ड का अपना एक नेचर होता है, उसमें क्या होता है, शाइन होती है। मेटल है तो मेटल की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की, आप में से ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि साइंस वाले जानते हैं, वो तो 7th 8th में आप पढ़ लेते हैं, वहां पर भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मेटल जो होते हैं, मेटल में साउंड होती है, मेटल में शाइन होती है, ठीक है, ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इस तरीके से हर मैटर की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अपने कुछ नेचर है उनका, और वो नेचर क्या है, उस मैटर को दूसरे मैटर से अलग करता है। मैं अगर आपके सामने एक गोल्ड का ऑब्जेक्ट रखूं और एक सिल्वर का ऑब्जेक्ट रखूं, तो आप इजीली उनको आइडेंटिफाई कर लोगे। और वो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, बताओ? आप थोड़ा इन्वॉल्व हुई है हाँ क्लास के अंदर, ठीक है, इंटरेक्टिव होना चाहिए सच। आपके सामने एक गोल्ड का मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ माना गोल्ड का मैंने कोई ज्वेलरी रख दिया, एक मैंने रख दिया आपके सामने सिल्वर का ज्वेलरी, कैसे पहचानोगे बताइए? चलो आप में से आंसर दीजिए। ज्वेलरी तो आप लोग पहनते सर हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होगी, अलग अलग डिफरेंस होगा सर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। पहली बात तो हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी देखेंगे नहीं, हम सिर्फ कलर देख के पहचान लेंगे कि अरे ये तो यस। दिखने में ये लग रहा है गोल्ड है, ये सिल्वर है, उसका कलर गोल्डन है, इसका कलर व्हाइट है। बिल्कुल। येलो है मैं गलत तो सर। नहीं बोल रहा हूँ? यस सर। नहीं आप सही सही बोल मतलब बोल तो पहली बार कलर में तो फिजिकल हम प्रॉपर्टी। सिर्फ उनको देख के ही पता लगा देंगे कि ये कलर तो गोल्ड का होता है, ये कलर तो सिल्वर का होता है, ये भी हालांकि उनकी सिल्वर फिजिकल का प्रॉपर्टी ही है, फिजिकल ठीक प्रॉपर्टी। है। यस सर। लेकिन अगर आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए, अब समझिएगा, आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए और आपके हाथ में 2 कॉइन दिए जाएं, एक गोल्ड का और एक सिल्वर का, अभी पहचान पाओगे बताओ? नो सर। नहीं नो पहचान, सर। ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, क्योंकि हमने अभी तक उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ उनके कलर से समझा है, तो इसलिए हम और कोई तरीके से नहीं पहचान सकते। यस सर। ये क्लियर करना है आपको, ठीक है। भले ही उनकी प्रॉपर्टीज और भी हैं, जैसे कि दोनों की साउंड में डिफरेंस होगा, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट की साउंड एक जैसी नहीं होती, बट डिफरेंस इतना नेग्लिजिबल होता है, इतना हल्का होता है कि हम साउंड से उसको नहीं पहचान पाते हैं। आपके हाथ में अगर एक मैं ऑरेंज दे दूं और दूसरे हाथ में अगर मैं आपको मौसमी दे दूं उस सेम साइज की, और आपकी आंखों में पट्टी लगी हो, तो पहचान पाओगे? बोलिए हाँ या ना। एक हाथ में मौसमी का नो सर। दाना है और एक हाथ में आपके यस सर। ऑरेंज, यस। पहचान लोगे ना यस सर। इजीली, क्योंकि मौसमी का जो है वो थोड़ा टाइट रहता है, और जो ऑरेंज है वो थोड़ा सा आपका स्मूथ होता है, कंपैरेटिवली स्मूथ होता है। तो ये पहचान हम कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे इन दोनों ही फ्रूट्स को यूज करते हैं, और उनके बीच के डिफरेंसेस हम पहचान लेते हैं। इवन दो एक और तरीका होता है पहचानने का, आंखें बंद होने के बाद भी उनकी स्मेल से भी उनको हम पहचान लेते हैं। यस और नो? यस सर। हाँ, तो यस दिस सर। इज कॉल्ड नेचर ऑफ दैट फ्रूट, विच, है ना, डिफर दैट फ्रूट फ्रॉम अदर्स।
तो ये क्या है, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी स्मेल कह लीजिए, उसका टच कह लीजिए, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम 5 क्राइटेरियाज में देखते हैं जनरली, और वो 5 क्राइटेरिया होते हैं हमारे सेंस ऑफ नॉलेज। किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास 5 सेंस होते हैं। उन 5 सेंस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव सेंस होता है हमारी आईज, हमारी आंखें, क्योंकि जो कुछ भी हम अनुभव लेते हैं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका 75% लगभग हम देख करके ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा सेंस होता है आपका एयर्स, मतलब सेंस, ये तो ऑर्गन हो गया, है ना, आईज एयर्स, ये सेंस ऑर्गन हो गया। ठीक है। दूसरा है आपका ऑर्गन, कौन सा है, एयर, सुन करके। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं, अंधेरा है, रात का समय है, तो आप आवाज से अंदाजा लगाते हैं। तीसरा है आपका स्पर्श, ठीक है, टच। अगर आप देख भी नहीं पा रहे हैं, कोई आवाज भी नहीं आ रही है, तो आप हाथ लाके, जैसे रात के समय आप, है ना, उठे हैं और लाइट भी नहीं ऑन कर सकते हैं आप, अंधेरा बहुत ज्यादा है और आपको रूम से बाहर जाना है, तो आप टच करते हुए जाते हैं, यार हम कहीं पर कोई रास्ते में कोई चीज तो नहीं है, कहीं पर टकराऊंगा, गिरूंगा, कोई आवाज तो नहीं होगी, ऐसे करते हो नहीं करते हो, है ना। या फिर कोई, अब ये तो आप सब इसमें ऑलमोस्ट फीमेल हैं, तो आपके साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट जो हमारे मेल लर्नर्स होते हैं, जैसे राजेश लोग हैं, है ना, आप लोगों के साथ एक अनुभव रहा होगा, जैसे होता है ऑलमोस्ट बॉयज के साथ, लेट आ गए घर में, दरवाजा खुला हुआ है, और उसके बाद दबे पांव अंदर जा रहे हैं ताकि मम्मी को पता न लग जाए कि ये किस समय आया रात को। ऐसा होता है ना कई बार, शादी वगैरह में हम फ्रेंड्स के जाते हैं तो लेट आते हैं, तो उस समय क्या कर रहे हैं, उस समय हम लाइट भी नहीं ओपन कर रहे हैं और सिर्फ टच करके अंदाजा लगा रहे हैं कि कहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है करके। चौथा आता है आपका, तो फोर्थ सेंस ऑर्गन इज, या ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं उसको हम, फोर्थ इज नोज, स्मेल लेते हैं ना उससे हम। तो किसी भी वस्तु की दुर्गंध दूसरे से अलग होती है। कोई भी फ्रूट ले लीजिए, कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए, कोई भी आइटम ले लीजिए, फूड आइटम, उसकी स्मेल कभी भी किसी दूसरे फूड आइटम की तरह हो ही नहीं सकती। माइन्यूट डिफरेंस रहेगा, बहुत बारीक अंतर रहेगा, लेकिन अंतर जरूर रहेगा। ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ एंड देन लास्ट सेंस ऑर्गन इज टंग, टंग। टेस्ट। तो टेस्ट करके हम, तो कुल मिलाकर के जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इनके ही एक्सपीरियंसेस से वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम चेक करते हैं, है ना, या फिर समझते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब किसी इंसान की प्रकृति क्या है, आप कैसे जानोगे? वो इंसान बोलने में कैसा है, सॉफ्ट स्पोकन है या फिर बहुत हार्शली बोलता है? ठीक है। उस इंसान, जो अब देखो, किसी इंसान से कोई गंध आती है, मैं ये कह रहा हूं कि 2 एलिमेंट में अलग अलग स्मेल होती है, तो इसका मतलब ये भी है कि 2 आदमी हैं, आदमी मतलब कि 2 ह्यूमन हैं, तो उनमें भी अलग अलग स्मेल होगी, बट वो स्मेल हम नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि हम लोग सब क्या करते हैं, हम अलग तरीके के जो आपके आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस होती हैं उनको यूज करते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति है, वो और नॉर्मली एक ही तरह की सेंट यूज करता है, एक ही तरह का साबुन यूज करता है या सोप यूज करता है, तो उससे उस प्रकार की स्मेल आती है। तो होता है ऐसा कि कभी वो इंसान, चाहे आपकी फ्रेंड हो चाहे कोई और हो, जब वो एंटर करता है तो आप उसकी स्मेल से पता लगा लेते हैं, उसके जो सेंट की स्मेल होती है, अरे ये आ रहा है करके ऐसा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं बाहरी चीजों, बाहरी जो तत्वों को जानने के लिए। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो मेटाफिजिक्स है प्रकृतिवाद की, वो प्रकृति पर आधारित है। प्रकृति किस चीज की, कोई मैटर हो चाहे कोई ऑर्गेनिज्म, दोनों की प्रकृति में कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस इतना आ जाता है कि हम ऑर्गेनिज्म यानी कि इंसान या जानवर की प्रकृति को उसके व्यवहार से भी देख लेते हैं, उसका जो व्यवहार है वो भी उसकी प्रकृति कहलाती है। लेकिन जो मेटल है या फिर जो नॉन मेटल है, उनका व्यवहार जो है वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आते, क्योंकि वो तो लिविंग है ही नहीं ना। जो चीज लिविंग नहीं है उसमें चेंज कहाँ से आएगा? इंसान आज जिस स्टेज में है, कल उससे दूसरी स्टेज में होगा, तो उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मेटल है या फिर कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, वो चेंज नहीं हो सकता, है ना। उसमें अधिक से अधिक क्या होगा, थोड़ा बहुत अगर कोई आयरन है तो उसमें जंग लग जाएगा, है ना।
रस्टिंग हो जाएगी थोड़ा बहुत, इतना हो सकता है, बाकी कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। तो आगे बढ़ते हैं, तो रूसो क्या कह रहे हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो रूसो ये कह रहे हैं पहले तो कि जो तत्व है मेटाफिजिक्स वो प्रकृति है, उसके बाद ये जो प्रकृति है ना, ठीक है, ये किसी भी इंसान में जो उसकी वास्तविक प्रकृति, इसको हम स्वभाव बोलते हैं, उसका बिहेवियर बोलते हैं, बहुत प्योर होती है, बहुत ज्यादा शुद्ध होती है, और हमेशा दूसरे का भला सोचने वाली होती है। आप खुद देखो, चाहे कभी आपने किसी का लॉस किया हो, किसी को धोखा दिया हो, लेकिन उस टाइम पे जब आप धोखा दे रहे हों, या फिर कहीं की मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, अपने को समझाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं आप, तो उस समय में आपको बुरा भी लग रहा होगा कि यार मैं ऐसा कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोलो ऐसा होता नहीं होता है? तो इट मीन्स क्या है, आपके अंदर, आपकी जो नेचर है उसमें क्या है, प्योरिटी है, आप अच्छा चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। इसी तरह से, और इसी वास्तविक प्रकृति के अनुसार आचरण करने में उसे सुख होता है। और जो आपका नेचर अगर वैसा ही आप करते रहे ना, तो आपको खुशी होगी। आपका हेल्पिंग नेचर है, आप सबकी हेल्प करते जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप मजबूर हो गए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको गरीबों की हेल्प करना बहुत पसंद है, आप एक जॉब में हैं, आपके पास मजिस्ट्रेट पावर है, आप एसडीएम हैं, और आपके साथ मंत्री जी हैं। एक गरीब आदमी आ रहा है कुछ मांगने के लिए, मंत्री जी कह रहे हैं इसको भगाओ। आप तो उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन मंत्री जी ने बोल दिया भगाओ, तो आपको भगाना ही पड़ेगा। तो आप अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आप हेल्प करना चाह रहे हैं बट आप उसको दूर कर रहे हैं, आपको बुरा लगेगा अंदर से। ऐसा होता नहीं होता, बताइए? तो यही बात ये कह रहे हैं, ठीक है, कि जब हम अपने नेचर से अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो हमको अच्छा सा नहीं लगता, हमको दुख होता है, ठीक है। तो रूसो फिर कहते हैं आपका कि मनुष्य